नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल पर्दा फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपका अवकलन का चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 7 समाकलन। देखो समाकलन जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एक लंबा चौड़ा चैप्टर है और काफी भारी भरकम से मार्क्स का चैप्टर है। आप लगभग अंदाज लगा सकते हो ये लगभग बोर्ड एग्जाम में 12 से 13 नंबर का पूछा जाएगा और लगभग इसमें से 6 से कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 क्वेश्चन। 6 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। अवकलन की तरह ये समाकलन है, प्रोसेस वही रहने वाली है, फॉर्मूले वगैरह थोड़े से चेंजेस है, रिवर्स प्रोसेस जो होती है वही क्या होती है इसकी समाकलन। देखो समाकलन में आपको कुछ बेसिक बातें आपको पता रहनी चाहिए। जो आपका इंटीग्रेशन होता है समाकलन होता है। किसको कहते हैं समाकलन? अवकलन की जो प्रतिलोम प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? समाकलन। यानी जो आपका अवकलन होता है उसकी जो रिवर्स प्रोसेस होती है वही क्या होती है? समाकलन, इंटीग्रेशन होती है। यानी यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है। अवकलन की जो आपकी प्रतिलोम प्रक्रिया होती है, अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। अवकलन की जो प्रतिलोम प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? आपकी समाकलन कहलाती है। अब समाकलन कहलाती है, प्रतिलोम प्रक्रिया है, रिवर्स प्रोसेस है। यानी जैसे आप अवकलन करते हो उसका जो रिवर्स होता है वही क्या होता है? समाकलन होता है। रिवर्स कहने का मतलब यूं है कि जैसे आपने अवकलन किया किसका? आपने अवकलन किया साइन का। साइन का अवकलन क्या आया है? कोस। रिवर्स कहने का मतलब है कोस का जो समाकलन होगा वो क्या आएगा? साइन आएगा। वो क्या आएगा? साइन। प्रतिलोम प्रक्रिया होने के कारण से कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाकलन कहलाती है। इसलिए समाकलन को इसलिए समाकलन इसलिए समाकलन को प्रति अवकलज कहा जाता है। क्या कहते हैं? समाकलन को प्रति अवकलज कहा जाता है। समाकलन का जो दूसरा नाम है वो प्रति अवकलज है, इसलिए समाकलन को प्रति अवकलज कहा जाता है। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होने की वजह से समाकलन क्या कहा जाता है? प्रति अवकलज कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में कुछ बातें आपको और पता ये रहनी चाहिए कि समाकलन कौन से फलनों का कर सकते हैं। समाकलन केवल उन्हीं फलनों का किया जा सकता है जो पूर्व में किसी फलन के अवकलज रहे हो। जो पूर्व में किसी फलन क्या रहे हो? अवकलज रहे हो। यानी आपको ये पता होना चाहिए जो समाकलन होता है, समाकलन उन्हीं फलनों का किया जाता है या समाकलन उन्हीं फलनों का संभव होता है। समाकलन उन्हीं फलनों का होता है जो पूर्व में किसी फलन के अवकलज रहे हो। जो पूर्व में किसी फलन क्या रहे हो? अवकलज रहे हो। पूर्व में किसी फलन के अवकलज रहे हो। समाकलन उन्हीं फलनों का होगा जो पूर्व में किसी फलन क्या रहे हो? अवकलज रहे हो। यानी आप जैसे अवकलन करते हो तो अवकलन जैसे फंक्शन उठाते हो किसी का भी आप कर लेते हो भाई। जिसमें आपके पास कंटेंट आप जैसे चेक करते हैं अवकलन आप जांच करते हो उसका अवकलन हो जाता है। समाकलन में ऐसा नहीं है। समाकलन आप केवल उन्हीं फलनों का कर सकते हो जो पूर्व में किसी फलन के अवकलज रहे हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई फलन ऐसा है जो पहले किसी फलन का अवकलज रहा हुआ है तभी आप समाकलन कर सकते हो। समाकलन उन्हीं फलनों का समूह होता है जो पूर्व में किसी फलन के अवकलज रहे हो। इसलिए ये भी ध्यान रखना नाम समाकलन का। इसलिए समाकलन को पूर्व अग भी कहा जाता है। इसलिए समाकलन को पूर्व अग, ये भी नाम याद रखना। समाकलन को पूर्व अग कहा जाता है। समाकलन के दो नाम है, एक तो प्रति अवकलज तो दूसरा नाम क्या है? पूर्व अग। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए समाकलन का जो प्रतीक होता है, समाकलन को प्रतीक, समाकलन का प्रतीक कुछ ऐसा होता है, से दर्शाया जाता है। प्रतीक से दर्शाया जाता है। समाकलन का जो प्रतीक होता है दर्शाया जाता है, इस टाइप का प्रतीक होता है। टाइप आप मान लो इंग्लिश अल्फाबेट के एस के आकार का होता है। कैसा होता है? इंग्लिश अल्फाबेट के एस के आकार का। यहां आगे लिख सकते हो आप समाकलन का प्रतीक, समाकलन का प्रतीक, प्रतीक यानी कि जो चिन्ह है आपके अंग्रेजी वर्णमाला के, समाकलन का प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला के
ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है चैप्टर से पहले। अंग्रेजी वर्णमाला के एस के आकार का होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के एस के आकार का होता है। एस का मतलब होता है, या जिसका तात्पर्य होता है सम, जिसका तात्पर्य होता है सम, सम या आप ऐसा कह सकते हो सिग्मा, यानी कि इसका मतलब होता है योग। तो एस के आकार का होता है, उसका मतलब होता है सम, इस चिन्ह का मतलब है सम, सम या सिग्मा यानी कि योग। इसका कारण क्या है? क्योंकि समाकलन का सर्वप्रथम उपयोग, क्योंकि समाकलन का सर्वप्रथम उपयोग, समाकलन का सर्वप्रथम उपयोग, समाकलन का सर्वप्रथम जो उपयोग है, उपयोग अनंत पदों की श्रेणियों का, अनंत पदों की श्रेणियों का योग ज्ञात करने में हुआ था, योग ज्ञात करने में किया गया था, किया गया। आपने 11वीं क्लास के अंदर जो जीपी वगैरह पढ़ी है, वो जीपी वगैरह के लिए जब सूत्र नहीं थे ना, तो समाकलन की सहायता से उनका योगफल ज्ञात करते थे। यानी आपने अनंत पदों की जीपी पढ़ी है, एस इनफाइनाइट आपने देखा है, उसके लिए अपने पास सूत्र होता है कि एस इनफाइनाइट अगर जीपी के अनंत पदों का योग निकाला तो a अपॉन में 1 माइनस r कर लेते हैं। जब ये नहीं हुआ करता था ना, तो समाकलन की सहायता से इसको ज्ञात किया जाता था। ये समाकलन का सबसे पहले जो यूज हुआ था वो कहाँ हुआ था? अनंत पदों की श्रेणियों का योगफल ज्ञात करने में हुआ था। उसके बाद में आप यूं समझ सकते हो, आपका एक चैप्टर भी है तत्पश्चात, यानी उसके बाद में तत्पश्चात समाकलन का उपयोग, समाकलन का उपयोग, समाकलन का उपयोग समतल आकृतियां। अब समतल आकृतियों में आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, तो सिमेट्रिक डायग्राम होते हैं समतल आकृतियां, वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय, ये सारी समतल आकृतियां हैं। तत्पश्चात समाकलन का उपयोग समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया गया था, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया गया था। यानी लास्ट में जब समाकलन के लिए यहाँ पर अनंत पदों की श्रेणियों के लिए सूत्र बन गए थे, तो उसके बाद में समाकलन का उपयोग आज भी उपयोग किस लिए करते हैं? समाकलन का, ये जो पैराबोला वगैरह, हाइपरबोला, जो इलिप्स वगैरह होते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन को बनाया गया। उनका एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए समाकलन का यूज लेते हैं। समाकलन का जो अनुप्रयोग नाम का चैप्टर है वो इस पर आधारित है, क्षेत्रफल नाम पर। अच्छा, अपने बेसिकली दो प्रकार के समाकलन दे रखे हैं, एक तो लिमिट वाला, एक बिना लिमिट वाला। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट नहीं लगी हुई होती है, अनिश्चित समाकलन। नॉर्मली आपने फिजिक्स के अंदर इसको पढ़ लिया है हालांकि, अनिश्चित समाकलन। और जो दूसरा होता है वो निश्चित समाकलन, दूसरा होता है निश्चित समाकलन। देखो अनिश्चित कौन सा होता है? ऐसा समाकलन जिसमें सीमाएं नहीं दी गई हो, वो तो कौन सा है? अनिश्चित समाकलन। और ऐसा समाकलन जिसमें सीमाएं दी गई हो, वो कौन सा समाकलन होता है? निश्चित समाकलन। फिलहाल हम लोग इसको देखने वाले हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहला पोर्शन इसी का अनिश्चित का, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? निश्चित का आ जाएगा। अनिश्चित समाकलन का गणितीय रूप क्या होता है? देखो, इसका अगर मैथमेटिकल इसकी फॉर्म देके, इसका गणितीय रूप देके, तो इसका गणितीय रूप क्या होगा कि किसी भी फंक्शन के लिए समाकलन का चिन्ह यही होगा। समाकलन कौन से फलनों का होता है? जो पूर्व में किसी फलन के अवकलज है। यहां मैंने ये क्यों लिखा है? मैंने ये कहा था कि समाकलन उन्हीं फलनों का होता है जो पूर्व में किसी फलन के अवकलज रहे हो। अच्छा, मान लो कोई अपोवक्स फलन था, उसका अवकलन क्या होगा? अप डैश एक्स होगा, आगे नहीं होगा। एक बार डैश लगने का मतलब एक बार क्या? उसका अवकलन। इसका ही समाकलन आप कर सकते हो, इसके अलावा किसी फलन का आप समाकलन नहीं कर सकते। मान लो इसका समाकलन कैपिटल एफ ओ पक्ष आएगा, और इसमें प्लस का क्या जोड़ देंगे? सी। नियतांक सी जोड़ना आवश्यक होता है किसके अंदर? अनिश्चित समाकलन में। कारण ये होता है कि अनिश्चित समाकलन से प्राप्त हल, चर राशि आती है, उसको अचर बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? सी जोड़ा जाता है। जबकि निश्चित में सी नहीं जोड़ा जाता, उसका क्या कारण है? क्योंकि इससे जो हल प्राप्त होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, अचर होगा। जैसे मान लो ये गणितीय रूप है आपके पास में, कोई भी नॉर्मल सा एग्जाम्पल उठाते, देखो समाकलन करना आपको,
अक्स स्क्वायर डीएक्स का। नॉर्मली आप सूत्र जानते हो, अक्स की पावर n का आपने 11th में भी देखा होगा, n प्लस एक बट्टे में क्या करते हैं, n प्लस ए करते हैं और प्लस क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। ये c इसीलिए लगाते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे 1/3 अक्स की घात 3 और प्लस क्या लिख देंगे, ये c। एन चीज समाकलन से स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर को। अपना जो चैप्टर है शुरुआती जो आपके एक्सरसाइज दे रखी है, लंबा चौड़ा सा चैप्टर है, काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो एन चीज समाकलन पर आधारित है। देखो 1 बाय 1 मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, इसके जो सूत्र वगैरह है वो कैसे आपको याद रखना है, क्या करना है। देखो सूत्रों में से स्टार्ट करते सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है अक्स की पावर n का समाकलन, अक्स की पावर n और dx। अक्स की पावर n का जो समाकलन होता है ना, वो होता है अक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। बस ध्यान ये रखना n का मान कभी भी -1 मत रखना। अच्छा ऐसा क्यों, अगर -1 रख दिया तो क्या होगा, -1 जैसे ही आप रखोगे ना तो ये बनेगा 1/x और dx। ये आ जाएगा ना तो इसका समाकलन होगा log मोड अक्स और प्लस सी। तक उल्टा ही तो चल रहा है, इसमें भी प्लस सी लगाना, इसमें भी क्या लगाना, प्लस सी, लेकिन n का मान क्या नहीं रखना, -1। log x का अवकलन 1/x होता है कि नहीं होता है, 1/x का समाकलन log x हो गया। log x क्यों बना, ये 1/x क्यों बना, जब n की वैल्यू -1 आती तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, केवल और केवल n की वैल्यू जब -1 होगी उस स्थिति में सूत्र काम नहीं करेगा। बाकी आप n की वैल्यू कोई सी इंटीजर रख दो और कोई सी रियल नंबर रख दो तो सारी वैल्यूज वो काम कर जाएगा। 1/x जब आए तो log मोड x प्लस क्या कर देना, c कर देना। इसके बाद में देखो आप ये याद रखना कि अगर कभी भी काम पड़े 0 dx का, कि 0 dx का समाकलन क्या होगा, केवल c होगा। अगर आपके काम पड़े 1 dx का, तो 1 dx का समाकलन होगा x प्लस सी, क्या होगा, x प्लस सी, ठीक है। और अगर आपके ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पर कोई अचर है और यहाँ पर साथ में चाहिए गुणे में आए, चाहिए भाग में से अचर आ रहा है, इसका समाकलन करना है, तो हमेशा ध्यान रखना अचर राशि समाकलन के बाहर आ जाती है और चर राशि का क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। ये ध्यान रखना। ये कुछ 5 फॉर्मूले मैंने बेसिक से फॉर्मेट देखे आपके लिए, जैसे त्रिकोणमितीय फलनों का भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का भी पढ़ेंगे। बेसिक में आप अक्स की पावर n का 1/x का 0 dx का 1 dx का और अचर चर वाला मैटर है तो अचर को क्या ले लेना, बाहर ले लेना। ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने। इसके बाद देखो त्रिकोणमितीय फलनों के, देखो त्रिकोणमितीय फलनों में आप एक काम करो, आप दोनों ओर से याद रख लो, अवकलन की सहायता से याद रखोगे तो और ज्यादा बेटर होगा। या मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूं अवकलन के लिए, एक तरफ अवकलन एक तरफ क्या लिखेंगे, समाकलन। आप लोग ये जानते हो ना कि अवकलन का मतलब d/dx किसका पढ़ना है अपन को, मान लो साइन का पढ़ना है तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है। और नंबर 2 पर आता है कोस, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा tan x और फिर कौन सा आएगा, tan के बाद में आ जाएगा आपके पास में cot x, कोट के बाद में कौन सा आएगा, sec x और sec के बाद में कौन सा आ जाएगा, cosec x। ये cosec x। देखो क्या करोगे इनमें, साइन का अवकलन आप जानते हो कोस होता है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। टेन का अवकलन आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कोट का क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स और टेन एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स और क्या हो जाएगा, कोट एक्स। अब आपने परिभाषा ये दी थी कि समाकलन जो होती है वो अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। क्या होती है, अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया। प्रतिलोम प्रक्रिया मतलब यूं है कि आपको ये जो चिन्ह नजर आ रहा है, अब ये चिन्ह d/dx का इधर जाएगा ना तो ये समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, समाकलन में। प्रतिलोम प्रक्रिया रिवर्स प्रोसेस है। तब ये चिन्ह लगेगा किसके, ये चिन्ह लगेगा कोस के, और अक्स के सापेक्ष समाकलन हम लोग निकाल रहे हैं, इस साइड क्या बचेगा, साइन। और अनिश्चित समाकलन प्लस क्या लगा देना है, ये सूत्र बन गया। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कोस का समाकलन साइन होता है, कोस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है। वैसे ही देखो ये वाला चिन्ह जाएगा इधर, ये चिन्ह तो चला जाएगा इधर, माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा। तो आपको ये पता रखना है कि साइन का जो समाकलन होता है, साइन का जो समाकलन होता है वो होगा माइनस का कोस एक्स और प्लस क्या लगा देंगे, सी।
ऐसे ही डी बाई डी एक्स का चिन्ह प्रतिलोम होगा तो यहाँ पर समाकलन बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना प्रति अवकलज की परिभाषा से, मतलब समाकलन की परिभाषा से ये चिन्ह उधर जाता है, तो ये समाकलन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवकलन वाला कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स, इसका जो समाकलन होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। ऐसे इसमें कर लो, समाकलन लग जाएगा किसके, कोसेक स्क्वायर एक्स और ये डीएक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का कोट एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। ऐसे इसमें कर लो, समाकलन का चिन्ह किसके लगेगा, सेक एक्स और टेन एक्स के, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये वाला चिन्ह उधर कर लो, समाकलन किसके लग जाएगा, ये लगेगा आपके कोसेक एक्स कोट एक्स के, कोसेक एक्स और कोट एक्स के। तो ये हो जाएगा भाई आपके माइनस का कोसेक एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। इनकी सहायता से मैंने ये सूत्र बनाए, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको अवकलन आ रहे तो इनको चेंज कर लो, समाकलन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक खास बात ध्यान से सुने, आप यूं नहीं सोचो कि हमने त्रिकोणमिति के सारे समाकलन पढ़ लिए, अभी त्रिकोणमिति के दो ही पढ़ने, कोस और साइन। टेन का आपने अभी तक नहीं देखा है, कोट का नहीं देखा है, सेक का नहीं, कोसेक का नहीं है, ये चारों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब प्रतिस्थापन विधि आएगी समाकलन में तब हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल केवल आप ये याद रखो, और इनके अलावा प्रतिलोम त्रिकोणमिति के यही काम वापस करेंगे हम लोग। एक लाइन खींच देते हैं बीच में, और इस साइड प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन लिख देते हैं। आपको ये पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स में क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स में नया कुछ नहीं होता, माइनस लग जाता है बस, और बाकी सेम सूत्र रह जाता है। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स में क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स में क्या होता है, ये हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स एक्स में क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, 1 में एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ऐसे ही आप देख लो कोसेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा नेगेटिव चिन्ह, बाकी सेम तरीका वही रहेगा, एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर ये माइनस, ये बन जाएगा। अब आपको वही बात किसमें कन्वर्ट करना है, वापस समाकलन में कन्वर्ट करना है। तो प्रति अवकलज की परिभाषा से क्या होगा, ये चला जाएगा इस साइड, ये इस साइड जाएगा, देखो क्या बनेगा, जैसे ये उधर जाएगा तो ये जो चिन्ह आपको अवकलन का नजर आ रहा है ना, इधर जैसे ही चलेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समाकलन में। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। अब इसका समाकलन आपको पूछा था, याद रखना साइन वर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसा क्यों, समझ गया ना, तो चिन्ह उधर गया तो रूट लगेगा इसके, सॉरी समाकलन का चिन्ह लगेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन वर्स एक्स, ये चिन्ह इधर आ जाएगा और ये डी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा। अच्छा उसको ही रहने दो, ये काम करो इसमें, इसमें आप ऐसे याद रखो कि अगर इसी के अगर माइनस का चिन्ह आ जाए ना, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट साइन वर्स एक्स ज्यादा जवाब देंगे। अगर इसके साथ माइनस चिन्ह आता है तो आप इसके जवाब में लिखो कोस इनवर्स एक्स प्लस, यही बात इसमें है, उधर ले जाओ। तो समाकलन किसके लगाओगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के और ये डीएक्स। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, और इसको ले जाओ उधर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डीएक्स। तो यहाँ समाकलन मिलेगा आपको कोट इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये चिन्ह ले जाओ इस साइड, यहाँ हो जाएगा 1/में एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा आपके सेक इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। ऐसे उसको ले जाओ, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, इस बार एक्स, यहाँ हो जाएगा अंडरूट एक्स स्क्वायर -1 और ये डीएक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस। ये सारे सूत्र हो, सारे तो नहीं हुए हालांकि, वो एक से ही शुरू करने के लिए काम आ जाएंगे, कहने का मतलब। अच्छा आप एक बार शुरुआत से देख लो, ये बेसिक चीज लिखी है मैंने समाकलन के बारे में,
बेसिक इसलिए लिखी है क्योंकि आपके पास जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत ऐसा अंदाज रहना चाहिए आपको क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। ये सारी बेसिक बातें हैं। और इसके बाद में इसको देख लो, समाकलन का यूज और अनिश्चित समाकलन का गणितीय रूप। सी क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो उत्तर जो प्राप्त होता है ना वो अचर होता है, उसको अचर बनाने के लिए। निश्चित हम लोग बाद में लिख लेंगे, निश्चित में जो भी लिखना है, लिमिट लगती है, कैसे सोल्व होता है। और ये सूत्र है x की पावर n का 1/x का 0 dx 1 dx अचर चर का। और इनको देख लो, ये है त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सॉरी कुछ सूत्र, और ये है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, 2-3 एग्जाम्पल में पहले बता देता हूँ बेसिक से आपको, अगर पता नहीं है तो, या एक काम करो 1-2 फॉर्मूले और बता देता हूँ। इसके बाद में आप फॉर्मूला याद रखना, अगर कभी भी आपको समाकलन पूछे a की पावर x और dx का, a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन में log e बेस a और प्लस क्या लगा देना, c लगा देना। अगर a की जगह e आ जाए, e आपको पता है स्पेशल फंक्शन है, विशिष्ट प्रकार का फलन है, तो एकदम नॉर्मल सी बात है, e की a की जगह e होगा तो ये log हो जाएगा, e बेस क्या हो जाएगा e और प्लस क्या होगा c। इसका उत्तर कितना होगा 1। तो याद रखना e की पावर x का अवकलन और e की पावर x का समाकलन सेम ही होता है, e की पावर x और प्लस क्या हो जाएगा c, ये ध्यान रखना। अब इसके सूत्र क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे कैसे, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आपको यूं दे रखा है कि आपको समाकलन करना है 3 की घात x ये dx का, तो a की जगह 3 आया हुआ है तो a की जगह 3 को बिठा दो, 3 की घात x बट्टे में log बेस में e और यहाँ पर 3 और प्लस क्या आ जाएगा c। समझे ना बात? जैसे इसके एग्जाम्पल है और अलग एग्जाम्पल लें हम लोग, ये तो इस सूत्र का था, अगर वो ऐसे पूछ ले आपको कि ये साइन है, चलो साइन को और तो छोड़ो, आप इसको देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका समाकलन पूछ रहा है, तो इसका समाकलन कैसे करना है, इसको i के बराबर लेके आप x स्क्वायर का समाकलन अलग से कर सकते हो, अलग कर दो इसको, इसका समाकलन भी अलग से कर दो और इसका समाकलन भी अलग से कर दो। यानी आपके पास होता है क्या है कि समाकलन में अगर कभी भी इस टाइप से समाकलन आ रहे हैं k1 प्लस माइनस k2 प्लस माइनस k3, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए या वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी आ जाए, तो आप इनका जब भी समाकलन करो इसको अलग अलग कर दिया करो। हालांकि मैं क्वेश्चनों में साथ साथ में आपको पैटर्न बताता जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है अपन को, कोई भी समाकलन का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, इसका समाकलन करना है तो यहाँ पर क्या करो n प्लस 1 बट्टे में क्या कर दो n प्लस 1 कर दो, इसका करना है तो 2 तो ले लो बाहर, इसका समाकलन हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और इसका समाकलन होगा x और प्लस क्या हो जाएगा c। आप तो ये ध्यान रखो 0 dx का 1 dx का समाकलन क्या होता है, अच्छा राशि आ रही है समाकलन के बाहर ले लो, पीछे x बचेगा घात में 1 है n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, ये x की घात 2 है, अच्छा राशि थी नहीं, 2 प्लस 1 बट्टे में क्या हो गया 2 प्लस 1। अब इसी कैलकुलेशन कर लो, यहाँ तो 2 कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ आएगा 1 बट्टे में 3, x की घात कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ प्लस करोगे 2 से 2 कटेगा, x की घात कितनी आएगी 2 और प्लस क्या आ जाएगा x और प्लस क्या आ जाएगा c। यहाँ से बस जो आपकी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज देखो एक बार सोल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज को। हाँ एक बात इस एक्सरसाइज में पूरी में ध्यान रखना, मैं लिखवा देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समाकलन पूरे के अंदर ही काम आएगी। देखो अवकलन में क्या होता है कि अवकलन में आधारभूत सूत्रों में जब कोई सा भी अपन सूत्र लगाते हैं, आधारभूत सूत्रों में किसी भी व्यंजक को अक्ष माना जा सकता है। जब अवकलन करते हैं ना तो अपना मन करता है कि रूट अक्ष मानना है तो अपन अक्ष मान लेते हैं, साइन अक्ष है तो साइन अक्ष मान लेते हैं, अक्ष माना जा सकता है। अवकलन में कैसे आप अक्ष मान लो कि भाई अंदर दे रखा इसको अक्ष मान लो, रूट के अंदर दे रखा फिर अक्ष मान लो, समाकलन में ऐसे अक्ष नहीं मान सकते। ये बात ध्यान रखना क्योंकि समाकलन बहुत कंफ्यूज करती है बात। आप देखो अवकलन में आधारभूत सूत्रों में किसी भी व्यंजक को अक्ष माना जा सकता है, लेकिन समाकलन में
रेखीय बीजीय व्यंजक, रेखीय बीजीय व्यंजक, जो रेखीय बीजीय व्यंजक ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी को ही अक्ष माना जाता है, को ही अक्ष माना जाता है। यानी आप इसके अलावा किसी को अक्ष नहीं मानोगे, ये ध्यान रखना। ये समाकलन में आपको बहुत समस्या करेगा नहीं तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी ने यूं कहा कि समाकलन है ये साइन है, एक तो ये दे दिया 2x प्लस 3, ठीक है, और एक समाकलन में यूं दे दिया कि साइन अक्ष स्क्वायर और ये dx। अगर अवकलन होता था आप कहते साइन के लिए अक्ष का काम कर रहा है, ये भी साइन के लिए अक्ष का काम कर रहा है। अब समाकलन में ऐसा नहीं कहोगे, समाकलन में इसको आप अक्ष मान ही नहीं सकते, इसको साइन एक्स पढ़ना ही नहीं, इसको पढ़ लेना है क्योंकि ax प्लस बी का है। रेखीय बीजीय व्यंजक का मतलब सोचो इसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी। हाँ ऐसा हो सकता है कभी b 0, कभी ये 0 दे रखा है, ये तो 0 नहीं देगा क्योंकि आपको रेखीय बीजीय व्यंजक कह रहा है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यानी समाकलन में अक्ष किसको मानना है, ax प्लस बी को, इसके अलावा किसी को अक्ष बोलोगे ही नहीं। e की पावर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया e की पावर में 2x प्लस 3 ये dx, इसको क्या आप e की पावर अक्ष पढ़ोगे, बिल्कुल e की पावर समाकलन में अक्ष को पढ़ते हैं ax प्लस बी को। लेकिन अगर किसी ने यूं कहा e की पावर में अक्ष स्क्वायर प्लस 1, अब ऐसा नहीं होगा सर e की पावर अक्ष है ना, ये नहीं, ये e की पावर अक्ष है ही नहीं, ये e की पावर अक्ष स्क्वायर प्लस 1। समाकलन में अक्ष केवल और केवल रेखीय बीजीय व्यंजक ax प्लस बी को ही मानना है, उसके अलावा किसी को अक्ष नहीं मानना है। देखो शुरू में आपके एक विधि आ रही है, कौन सी है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि, कौन सी आ रही, निरीक्षण विधि। देखो निरीक्षण विधि क्या है, एक दो क्वेश्चन बताता हूं आपको, हालांकि एग्जाम में यूजफुल नहीं है ये। निरीक्षण विधि में पहले पता करना पड़ता है कि ये किसका समाकलन है। अच्छा आप पता, सॉरी अवकलन किसका है, साइन 2x किसका अवकलन होगा, कोस 2x का होगा, तो भले ही नेगेटिव लग जाए एक अलग बात है, आपको पता करना होता है निरीक्षण विधि में ये किसका अवकलन है। ये है अवकलन किसका है, कोस 2x का। कोस 2x का जो अवकलन होता है ना, वो होता है माइनस का साइन 2x और गुणे में 2, यही होगा। अब क्या करेंगे सुनो बात, अब प्रति अवकलज की परिभाषा से, किससे, प्रति अवकलज यानी कि समाकलन, प्रति अवकलज की परिभाषा से, प्रति अवकलज की परिभाषा से क्या होगा, ये चिन्ह जाएगा उधर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समाकलन। -2 को मैं इधर ले लूंगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा इस साइड, माइनस का कोस 2x बट्टे में क्या आ जाएगा 2, और प्लस यहाँ क्या लगा देंगे c, और ये समाकलन का चिन्ह जाएगा इधर, ये हो जाएगा साइन 2x और ये क्या हो जाएगा, यानी इसका समाकलन ये होगा। अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूं आपको डायरेक्ट कैसे हुआ है, हमेशा ध्यान रखो। पहले तो आप इसको अक्ष पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो ये बताओ, क्या इसको अक्ष पढ़ा जा सकता है, समाकलन में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ax प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 0 है, साइन एक्स का अवकलन क्या, सॉरी समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। अक्ष का जो गुणांक होता है ना, ध्यान सुन लेना बात, अक्ष का जो गुणांक होता है ना वो समाकलन में हमेशा बट्टे में लिखा जाएगा, यानी हर में लिखा जाता है। अक्ष का गुणांक कितना है, 2 है, 2 यहाँ रख दो और प्लस क्या हो जाएगा सी, ये सी हो गया, ये बट्टे में 2 हो गया। देखो ये निरीक्षण विधि है, ध्यान रखना। निरीक्षण विधि में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ढूंढा जाता है, ये किसका अवकलन है, ये कोस 2x का अवकलन है, हो गया 2x का। फिर क्या करो, प्रति अवकलन की परिभाषा से समाकलन का चिन्ह बनाओ उधर, और बाकी कुछ चीजें इधर लेके आ जाओ और प्लस सी लगा, काम हो जाएगा। अच्छा दूसरा भी इसी का ही है, ये भी निरीक्षण विधि से ही करना है। कोस 3x किसका अवकलन हो सकता है, साइन 3x का। अगर मैं अवकलन करूं किसका, साइन 3x का, तो साइन 3x का अवकलन आप जानते हो कोस 3x होगा, और 3x का अवकलन कितना होगा 3। वही लाइन वापस यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन, प्रति अवकलज की परिभाषा से, प्रति अवकलज की परिभाषा से ये चिन्ह जाएगा उधर और 3 आ जाएगा इसके नीचे, ये साइन 3x बट्टे में क्या हो जाएगा 3, प्लस लगा लो c, ये समाकलन कोस 3x और क्या आ जाएगा dx, कोस 3x का समाकलन ये होगा। डायरेक्ट करना चाहते हो तो यूं देख लो, समाकलन कोस 3x, पहले आप ये बता दो इसको आई मानना है, समाकलन इंटीग्रेशन आई होता है, ठीक है, ये आई मान लो। क्या इसको कोस x पढ़ सकते हो क्या, ये बता दो,
भाई अक्स किसको पढ़ते हैं समाकलन में, एक्स प्लस बी को। क्या इसको कोस अक्स पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। इसको कोस 3x आप पढ़ सकते हो। कोस अक्स का समाकलन आप याद करो क्या होता है, कोस अक्स का समाकलन होता है साइन अक्स। क्या होता है? साइन अक्स प्लस का, कंफ्यूज नहीं होना है सूत्रों में, ये साइन अक्स हो गया। मैंने कहा अक्स का गुणांक समाकलन में अपोन में लिखा जाता है, अक्स का गुणांक 3 है, अपोन में लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा? देख लो सही में था जवाब। अब निरीक्षण विधि से नहीं, हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यही विधि अपने काम आएगी, डायरेक्ट विधि। इसका भी डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आई के बराबर लो, समाकलन का चिन्ह बनाओ, ई की पावर में 2x है, ये 2x, ये dx। अब इसको पढ़ के बता दो, क्या इसको ई की पावर x पढ़ सकते हैं क्या? समाकलन में x इसको पढ़ना है, ax प्लस b को, तो इसको मैं ई की पावर x पढ़ सकता हूं। तो ई की पावर x अगर मैं पढ़ सकता हूं तो ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x ही होता है, यही होता है। ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x ही होता है। लेकिन x का गुणांक, जो x का गुणांक होता है वो बट्टे में आता है, तो बट्टे में मैं 2 कर दूं क्या, और प्लस क्या लगा दूं? c लगा दूं। बात को समझ रहे हो कैसे? x का गुणांक समाकलन में हमेशा बट्टे में आता है, अवकलन में क्या होता है? वापस इसका अवकलन हो जाता है। यूं समझ लो, इसका अवकलन नीचे लिखना है, 2x का अवकलन क्या होगा? 2। या डायरेक्ट कर लो, x का गुणांक क्या करना है? बट्टे। कभी भी ध्यान रखना, कोई सी इक्वेशन में आपको एक तो ये ध्यान रखना है, पूरे समाकलन में ax प्लस b को x मानना है। समझ गए बात? दूसरी बात ये कि x का गुणांक बट्टे में लिखना नहीं भूलना है। सबसे बड़ी गलती ये होती है समाकलन में, x का जो गुणांक होता है वो हर के अंदर लिखा जाता है, किसमें? समाकलन में। अगला देखो, देखो चौथा, ये लो। चौथे में क्या करोगे? देखो सुनो, आपके दिमाग में यूं आ रहा होगा कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे। लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? इस पूरे को मैं समाकलन में x बोल सकता हूं, सही बात। इसको अगर मैं x बोलूंगा समाकलन में, तो x स्क्वायर का समाकलन कैसे होता है? वैसे ही तो होगा। x पढ़ सकते हैं ना इसको, ax प्लस बी को समाकलन में, तो यहां सूत्र कौन सा लग जाएगा? x की पावर n, x की पावर n dx बराबर क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या होगा? n प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा? c। तो देखो ये हो जाएगा ax प्लस बी, और इसकी पावर में n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 2 प्लस 1 और प्लस क्या लगा देंगे? c। कुछ भूल रहे हैं क्या? बिल्कुल। x का गुणांक, x का गुणांक कितना, जब भी x मानोगे गुणांक आएगा, गुणांक कितना है? a यहां लगा दो। तो इसका जवाब होगा 1/3a और ax प्लस बी की घात कितनी हो जाएगी? 3 और प्लस क्या हो जाएगा? यानी कि x जब भी पढ़ते हो ना समाकल में ax प्लस बी को, तो उसका गुणांक लिखना मत भूलना। गुणांक मतलब x के गुणे में कितना लिखा हुआ, कोफिशिएंट कितना है? a है। चलो इसको करके बता दो, कोशिश करो, देखो इसकी। चल रही है सर? क्या ट्राई इसको, देखो इसमें क्या करेंगे कि इसको पहले आई के बराबर लो, ये समाकलन, ये है साइन 2x माइनस 4 e की पावर कितना है? 3x और ये dx। एक बात देखो, समाकलन में हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको रूल बता देता हूं। कभी भी ऐसा समाकलन नहीं, बहुत सारी वैल्यू जैसे आ रही है k1x प्लस माइनस k2x स्क्वायर प्लस माइनस k2 k3x क्यूब, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, और इन सब का समाकलन करना हो तो हमेशा काम क्या किया करो, इसको अलग अलग कर दिया करो। इसको अलग कर लो, k1x वाले को प्लस माइनस बीच में रह जाएगा, k2x वाले को अलग कर लो, जो भी x स्क्वायर वगैरह जो भी आएंगे ये प्लस और माइनस, k3 वाले को अलग कर दो, x क्यूब dx, इनको सबको अलग अलग करके समाकलन करो। एक जैसे कभी कभी डिवाइड में आ जाता है तो अलग अलग भाग दे दो। जैसे अगर इस टाइप की टर्म आती है, ये साथ साथ में लिखते रहना रूल वगैरह, ताकि आपको पता रहे कि समाकलन में कैसे करते हैं। ये k2x स्क्वायर है, k3x क्यूब है, जो भी आए प्लस माइनस में, अपॉन में मान लो k आ रहा है, ये dx आ रहा है, तो इसका अलग अलग भाग दो। इसका क्या दो? अलग अलग भाग दो। कांस्टेंट जो है वो तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा k1x अपॉन में क्या हो जाएगा? k
ये dx, प्लस माइनस बीच में जो भी है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। फिर समाकलन करो k2x स्क्वायर अपॉन में k ये dx प्लस माइनस ये k3 x क्यूब अपॉन में k प्लस माइनस dx जो भी है, आगे चलता रहेगा। नियम है ये समाकलन के, ऐसे समाकलन में किया जाता है। तो इनका समाकलन करना अलग अलग है। अलग अलग करने का मतलब क्या है कि इसको तो आप अलग कर दो साइन दो x, ये लो, और इसको भी आप अलग कर दो 4e⁴ dx, इसको अलग कर। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं है। साइन 2x का समाकलन कैसे करते हैं हमें बताया, इसका तो हम कर लेंगे, और इसमें से 4 को बाहर ले लो। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा e⁴ का समाकलन कैसे करेंगे। इसको x पढ़ सकते हैं, इसको भी x पढ़ सकते हैं, तो ये sin x है, e⁴x है, बात खत्म। sin x का समाकलन क्या होता है? sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, ये माइनस का cos x, x का गुणांक बट्टे में लिखा जाता है, बट्टे में लिख दिया। माइनस का 4 है, e⁴x का समाकलन e⁴x ही होता है, x का गुणांक बट्टे में लिखना, ये 3 लिख दिया, और प्लस क्या लगा देंगे, ये आपका फाइनल आंसर। वापस देख लो, e⁴x का समाकलन e⁴x x का गुणांक बट्टे में रखना है, साइन का समाकलन माइनस कोस होता है, x का गुणांक बट्टे में रखना, बात करते। 5वां हो गया, इसको देखो छठे को, छठा भी वही है, सेम इसी तरह से निम्नलिखित को समाकलित कीजिए। अब डायरेक्ट करना है, वैसे भी डायरेक्ट किया हम लोगों ने। देखो, इसका अगर मैं समाकलन करूंगा ना, तो इसको मैं अलग अलग करूंगा, 4e⁻³ dx अलग कर दो, 1 dx अलग कर दो, एकदम सिंपल काम है। 4 को ले लो आप बाहर, e⁻³ और dx अलग हो जाएगा, 1 dx है, ये 1 dx हो गया। इसका समाकलन जानते हो क्या, कैसे करते हैं? 4 e⁻x का e⁻x बट्टे में क्या ले लेंगे 3, और 1 dx का क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या हो जाएगा, एडजस्ट करके लिखना है तो लिख दो 4/3। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि 3 आया कहां से, x का गुणा है, और प्लस x, और प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। एकदम नॉर्मल सा काम है, जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, नियम याद रखो, समाकलन आराम से समाकलन कर लोगे आप, मन मर्जी नहीं चलानी। x किसको मानना है, ax + b को, अचर राशि आती है उसको बाहर ले लो, बाकी काम आराम से हो जाएगा, सूत्र याद रखो बस। 7वां देखो, अच्छा ये भी ध्यान रखना, अवकलन समाकलन दोनों की सेम खास बात है, अगर कैलकुलेशन हो रही तो पहले कैलकुलेशन कर लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, और कैलकुलेशन नहीं हो रही है, डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट करो, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है, अंदर गुणा करवा लो, गुणा करवाते ही एकदम इजी हो जाएगा। जैसे ही आप गुणा करोगे ना, ये तो x² हो जाएगा, इसको गुणा करो नीचे वाला कट जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब इसका समाकलन करना है तो दोनों को अलग अलग कर दो, ये x² dx है, 1 dx है, ये dx, जैसे ही रिपीट में आएगा डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, x² का समाकलन कैसे करते हैं, x⁴n+1 अपॉन में n+1, 1 dx का x, और प्लस क्या हो जाएगा, इसको लिख लो आप ऐसा कि 1/3 x³ माइनस x, और प्लस क्या आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगला देखो 8, द्विघात समीकरण का मूल रूप दे रखा है, एकदम सिंपल काम होने वाला है, इसमें भी सबको अलग अलग कर लो, ये लो, यही तो रूल पड़ा था कि अगर ऐसे समाकलन आ रहा है साथ में सबको अलग अलग कर दो अलजेब्रा में, इसको अलग कर दो, bx और dx इसको भी अलग कर दो, और c dx इसको भी अलग कर दो, ठीक है। a को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा x² dx, यहां से b को भी बाहर लो, कांस्टेंट है x dx, यहां से c को भी बाहर लो, कांस्टेंट है 1 dx, ये 1 dx। x² का समाकलन क्या होता है, x² का समाकलन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, तो 3 कर दो सीधा, इतना तो समझने लग गए होंगे, x⁴n+1 अपॉन में n+1, और c 1 dx का x, और इस बार मैं लगा दूंगा प्लस का k। अच्छा, इस बार k क्यों, c यूज में आ गए, कांस्टेंट लगाना कोई सी लगाओ, आप नहीं आता। ये 3 कहां से है, 2 कहां से है, समझ गए, x⁴n से क्या किया है, समाकलन, एडजस्ट करके लिखना है तो लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें, a/3 x³ प्लस b/2 x³ और cx, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है, आप कंसेप्ट वगैरह याद रखो, आराम से क्वेश्चनों को डील करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9वां देखो,
9 में वही है, अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर dx प्लस समाकलन e की पावर x dx, यही तो होगा। 2 को ले लो बाहर, 2 को अगर बाहर लोगे तो ये 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ समाकलन आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx का, प्लस यहाँ समाकलन होगा e की पावर x और ये dx का। इसका समाकलन आप जानते ही हो, इसका समाकलन आप जानते हो क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो आप, 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 3, x की पावर 3 प्लस e की पावर x और प्लस क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो बाकी हम लोग आगे वाले क्लास में करेंगे, इसको देख। अच्छा इसका डायरेक्ट कर सकते हो क्या, x की पावर n से कर सकते, इसको x मान सकते हो क्या पूरे, नहीं, मैंने क्या कहा x किसको मानना है, अवकलन होता है तो हम लोग मान लेते भाई x है, आगे ले आते फिर अंदर वाले कर लेते, जैसे भी करना है। x किसको मानते हैं, ax प्लस b को, तो ax प्लस b की फॉर्म तो है नहीं, तो इसको x नहीं मान सकते, इसको x नहीं मान सकते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। जैसे ही मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई करूंगा, a स्क्वायर करने से x बनेगा, b स्क्वायर करने से 1 अपॉन x बनेगा, माइनस का 2ab कर लो तो 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अच्छा ये 2 कैसे हुआ समझे क्या, a का मतलब रूट x है, b का मतलब 1 बाई रूट x है, तो रूट x 1 बाई रूट x कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा 2, स्क्वायर करते रूट हटेगा, यहाँ भी स्क्वायर करते रूट हटेगा, ये हो जाएगा। अब इन तीनों का समाकलन आप जानते हो, आपने पढ़ लिया है कि अक्ष का समाकलन क्या होगा, अक्ष का समाकलन, और आप ये भी जानते हो 1 अपॉन अक्ष का समाकलन क्या होता है, याद है क्या डायरेक्ट पढ़ा था कि log का अवकलन 1 अपॉन अक्ष होता है, 1 अपॉन अक्ष का समाकलन log होता है। और यहाँ पर 2 तो मैं सीधे बाहर ले लूंगा, क्योंकि 2 को अंदर रखने से कोई मतलब भी नहीं है, कांस्टेंट है 2 dx, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखो देखिए समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होगा। इसका समाकलन होगा log मोड x, भूलना मत भाई 1 अपॉन x का समाकलन है, और 1 dx का क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या हो जाएगा ये लो, ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा कितने है गए इसके अंदर, खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 11-12। आगे वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, उम्मीद है 10 तक एकदम आपके कंप्लीट रहे होंगे क्वेश्चन। आगे वाली क्लास में एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सूत्र वगैरह याद रखो, समाकलन में अक्ष किसको मानते हैं, ax प्लस बी को, किसको ax प्लस बी को, और अक्ष के गुणांक को हमेशा समाकलन के अपोन में लिखना चाहिए, यानी कि हर के अंदर लिखना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।